जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लो आप, अगर आप कोई बात बताते हो, घर जाकर बच्चा वही बात रिपीट करता है, हो सकता है थोड़ी समझ में नहीं आई और तुरंत बोल देता है कि मेरी टीचर ने तो ये कहा, थोड़ा सा उसको गलत थी, उसकी समझने में, नहीं कि बताने में, समझने में। फिर उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा सही है, तो तुरंत तो बच्चा प्रतिवाद करता है कि नहीं मेरी मैडम ने तो मुझे यही बताया। वो समझने में कहाँ दिक्कत आई, क्योंकि सुनने में दिक्कत आई उसको, लेकिन उस भाव को समझ नहीं पाया, वहाँ उसका आई कॉन्टेक्ट सही नहीं था, या सुनने की जो शक्ति थी उसने पूरा ध्यान नहीं लगाया, तो वहाँ वो चीज़ को नहीं समझ पा रहा। ये सारा दोष कहाँ निकल कर आएगा, जैसे उच्चारण। तो रीडिंग के दो मेथड है कि एक तो जैसे 6 के ऊपर क्या, तो टीचर एक पैराग्राफ पढ़कर लाइन टू लाइन ऐसा बताता जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक है कि हम एक लाइन को पढ़े और पीछे पीछे बच्चा क्या है सुनकर वो क्या करे, बोलना सीखे। दूसरा इसके इसी के क्रम में आएगा कि जैसे आप एक लाइन भारत मेरा देश है, तो वो क्या करेगा, उस वाक्य को बोलेगा तो पेंसिल हाथ में रहेगी, लाइन टू लाइन वो क्या उससे मिलाता हुआ जाएगा, और उसे ये भी रहेगा कि इसको कैसे बोला जाता है, उसका पूरा ध्यान रहेगा रीडिंग के ऊपर, कहाँ तक पढ़ा गया मेरा, ये छूटा तो नहीं। एक अपन एक पैराग्राफ बोलते हैं तो कुछ तो ऐसे गर्दन कर लेते हैं, मतलब बच्चों की मूवमेंट होती है, कुछ नीचे कुछ की किताब ऊपर है, तो ध्यान ये करना कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे उच्चारण के साथ साथ बच्चा भी उच्चारण करे। उच्चारण करेगा तो उच्चारण में कोई दोष नहीं आएगा। इसका दोष कहाँ? बट इन द Montessori method this sequence is changed, slight change, because there is not L S R W, it's W R, because before start the reading student will write the words as alphabet A B C. Student can write this word from the age of 2.5, I think so, if I am not wrong. Many students are so advanced in learning that they can learn these words in the age of 2 years. We are in the era of such technological advancement that many students are so fast in learning. So this sequence change in Montessori method, okay, but psychologically ये वही same रहता है, L S R W. So ma'am has explained this very clearly, comprehensively. So I will discuss some other topics. It's like a differentiation और integration of mathematics section. ये बिल्कुल अपोजिट होता है कि हमारे जो राइटिंग वर्ड्स हैं वो लाइन के ऊपर टिक के चलते हैं। तो वी शुड ऑब्जर्व फर्स्ट थिंग कि जो भी स्टूडेंट को आप वर्ड्स लिखना सिखा रहे हो वो कैसा होना चाहिए, एकदम लाइन पे टिका हुआ होना चाहिए। इज दैट क्लियर? उसको क्या करना है, ऐसा नहीं कि वर्ड्स को कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, शेप उसकी परफेक्ट आए। देखो हैंडराइटिंग जो होता है उसके लिए सबसे पहली जो बेसिक चीज होती है वो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस होता है। आप उसका हाथ टेस्ट किया करो, जब भी किसी स्टूडेंट को आप हाथ खुलवा के देखोगे अगर उसका हाथ वाइब्रेशन करता हुआ नजर आएगा तो उसके हैंडराइटिंग में थोड़ा इश्यू रहेगा, ठीक है ना। और बाकी जो स्टूडेंट है ऑन एंड एवरेज सबका ठीक ठाक है, आ जाता है। कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग जो है थोड़ा सा केस स्पेशल केस में जाता है। तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, उस बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाएं, राइटिंग वर्क की प्रैक्टिस करवाएं। बट हम लोग शुरू से, हम लोग यानी आप लोग सिखाते हैं, हमें भी सिखाया गया है 6 क्लास से। आप लोग UKG से सिखाते हैं जब बच्चे के होते हैं 3.5 ईयर्स। ए फॉर एप्पल सब्जेक्टिव चले जाते हैं। बायोलॉजी ये कहती है कि ए फॉर एप्पल सिखाने से पहले ए फॉर एप्पल खाना सीखें। बायो इस बात पे ध्यान देती है कि जब भी आप अपनी क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, एक सृष्टि एटीट्यूड यही कहता है टीचर्स का कि 1-2.5 सेकंड के अंदर आप पूरी नज़र में एक साथ इमेज बनाइए पूरी क्लास का एक साथ कि मेरे बच्चे आज चेहरे पे स्माइल है या नहीं है। वरना हम उन बच्चों को यहाँ पे सब्जेक्टिव सेंट्रलाइज करने के लिए बोलेंगे जिनको इंटरेस्ट की भूख ही नहीं है, जिनको सब्जेक्ट की भूख ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप डिस्कस कीजिए कि आज आप सुबह क्या खा के आए। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, मैंने खुद देखा है, क्या खा के आए। तो एक इंटरेस्ट बन जाता है, एक लिंक बन जाता है उस बायो टीचर, मैं मेरी जिक्र करूँगी यहाँ पे सब टीचर्स के लिए ही है, और बच्चों के बीच में। फिर जो कल पढ़ाया है ये नहीं पूछना कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कोई वर्ड दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैंने मान के चला कि डाल दिया यहाँ पे न्यूट्रिशन डाल दिया, ठीक है ना, न्यूट्रिशन डाल दिया।
तो वहाँ पे पूछेंगे क्या खा के आए थे, वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। फिर मैं नीचे कैलोरीज डालूंगी, विटामिन डालूंगी, क्या उसकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। तो मैं थोड़ा सा एक माइंड मैप लेके चलूँगी, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम कंटिन्यू रखते हैं उस बात को कि हम बच्चों को ऐसे बस में बिठा देते हैं कि बच्चा बैठा है, कंडक्टर पूछता है कहाँ जाना है, किराया देता कि कहीं उतार देगा। मतलब सब्जेक्ट जो अपना टॉपिक है, अपना चैप्टर है, उसके अंदर नोटिंग करने की बजाय सीधा डायरेक्ट एंट्री कर सकते। तभी हर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पाता उसमें। यदि मैं 90% के बच्चे को 92 लेके आ रही हूँ, मैं बायोलॉजी की टीचर नहीं हूँ, मैं नहीं मानती अपने आप को। मेरा फोकस रहता है कमजोर बच्चे भी, मैं उसके 50% से 80% लेके आ रही हूँ, तो उस दिन मैं अपने आप को खुद माला पहनाऊँ। मैंने आज तक पहनी थी, इसलिए ये पहनी है क्योंकि फोकस जो रहते हैं। देखो हम बुरा मत मानना, आज हमारी टीम है और इसी सोच के लेके हम चलेंगे तो हम बहुत अच्छा प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। इसलिए मैं नहीं कह रही कि अपन बुराई कर रहे हैं, लेकिन अपन इस बात को बेस बना के चलें। जैसे अभी मेरे दिमाग में ब्रज मोहन चलता है, मैं सर के पास बहुत बार आई हूँ, जैसे सर मैं क्या करूँ, तो बोले कि मैडम क्या करें। अब सोल्यूशन तो अपन दोनों के पास ही है सर, मैं पीछे हट जाऊँगी तो आपके पास कैसे पहुँचूँगी कहने के लिए कि क्या कर रहा है। लेकिन वो बच्चा मुझे लग रहा है कि इन पिछले वाले वीक में थोड़ा सा अच्छा चलने लगा है। अब उनकी थोड़ी जगह परमिशन हो तो मैं लड़कियों के आगे बिठा दूँ, मुझे यहाँ का थोड़ा सिस्टम भी कम पता है, क्या मैं उनको कंबाइंड बिठा सकती हूँ आगे करके, ठीक है ना। तो वो ब्रजमोहन है, उस बच्चे को पढ़ना चाहता है और मैं ये कहती हूँ तुझे कुछ नहीं आता। मैंने भी एक दिन बोला था कि बेटा तुझे एल की लिखनी नहीं आती, कैसे लिखने आएगी, जिस स्कूल से आया वहाँ साइंस की बुक कभी खोली नहीं, उसमें बच्चे क्या करती है, उसकी तो उम्मीद भरी नजरें मुझे देखती है। तो सबसे पहले मैं किसी घर में एंट्री करती हूँ, उस घर के मालिक का नाम पढ़ना मेरे लिए जरूरी है, यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसका एनालिसिस कर जाना। हम जान के हैरान होते कि पूरे चैप्टर में एक चैप्टर नेम के अंदर पूरा चैप्टर भरा रहता है, ठीक है ना। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यदि मैंने इसको ममता मैडम की तरह संधि छेद कर दिया यहाँ पे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, इसके कोजेज, हेल्थ रखने के ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस, आप सब ये नहीं बताते। बच्चे के दिमाग में क्या बन जाएगा कि मुझे किस बस में सवार होना है, क्या करना, कहाँ उतरना है। ये दो तरह से बनता है, एक तो प्री चैप्टर जब शुरुआत करते हैं, प्री टीचिंग से पहले, एक लर्निंग के टाइम में। लर्निंग के टाइम में बच्चा अपने आप कॉपी में बनाएगा, लेकिन उससे पहले टीचर बनाएगा प्री टीचिंग से पहले, जब वो अपने चैप्टर की शुरुआत करता है। सिंटेक्स मेथड क्या कहता है कि जब पूरा चैप्टर कर लिया हो, ये दोनों डिफरेंट है, तो आप उसको इम्प्रिंट कैसे करेंगे। इम्प्रिंट मतलब एक लोरेंज नाम का साइंटिस्ट था, उसने छोटे जो चूजे होते हैं, हैंड पे उनका पूरा रिसर्च था, तो उनको जन्मते ही अपने पीछे पीछे रखने लगा। तो इम्प्रिंटिंग, दिमाग के अंदर इम्प्रिंट बन जाना। अपन ये सोचते हैं कि बच्चा मेरे को पूछे कि बायो की टीचर बहुत अच्छी, सबके दिमाग में आती है, बस मैं ओपनली बता रही हूँ कि मुझे ही अच्छा बताएं, लेकिन हम कहते हैं हम सब एक है। बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहती हूँ, नहीं मुझे सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे अच्छे बताएं सब टीचर्स, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे इम्प्रिंट करना पड़ेगा, उस चूजे की तरह बच्चों को पीछे पीछे रखना पड़ेगा। और इसलिए रखेंगे, हमारे पास क्या है चीज़, हमारा टैलेंट, हमारा सब्जेक्ट। अपन जैसे माँ के पीछे बच्चा रहता है, जब हम फीडिंग कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तो 3 महीने तक बच्चे को दिखता नहीं है और अपने को पागल बनाता, स्माइल देता है, मैं पहचान रहा है, नहीं पहचान पाता हूँ। 3 महीने के बाद 25 सेंटीमीटर से अबव उसकी विजन क्लियर होती है। वो फीडिंग स्मेल से, मिल्क की स्मेल से, कोलोस्ट्रम से पहचान पाता है। तो ये फीडिंग, ये जो टीचिंग की फीडिंग है, किसको पिलाया जाता है, दूध भूखे को। खाना किसको खिलाया जाता है, भूखे क्या जबरदस्ती खिला सकते हैं। तो ये जो टीचिंग है, ये मिल्क है, कोलोस्ट्रम बना के कि नेसेसरी है, कंपल्सरी है, आप उसको खिलाएंगे तो बच्चा, आप चाहे 50 साल के बाद मिलना, इम्प्रिंटिंग रहोगे, आप हट ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 3 चीज पे काम करता है। क्या, सीधा सा सिंपल सक्सेस चाहिए मुझे, इन चीजों पे मेरा ध्यान नहीं जाता है। ब्रेन में 3 चीजें होती हैं जो अपन में अभी जो पढ़ा रहे हो, 1/10 कोडिंग राइट कहता है कि जो हम एक्टिव फेज में बैठे, जो दिख रहा है सोच रहे हैं, वो हमारी कॉग्निटिव वैल्यू है। बस वो ज़्यादा परमानेंट नहीं रह पाता है। परमानेंट में कब रह पाएगा, जब वो चेतन माइंड में, चेतन से अचेतन में जाएगा, अर्ध चेतन में जाएगा,
सपने याद हो जाते हैं, गाने एक और गाना गा रही 10 पीछे गा लेते, अकेली को नहीं आई तो वो किससे निकल के आएगा? दफन की हुई चीजें। अपन कहते ध्यान क्यों नहीं दे रहा, तो हो सकता है बच्चा क्रिएटिव माइंड से सोच रहा, क्योंकि अपन इंट्रोडक्शन करते हैं बच्चों को सिखाने पहचान लेते हैं साइकोलॉजिकल रूप से। अपन के बच्चे हैं बस इसी एज तक के बच्चे, ठीक है ना, ये मेच्योर ब्रेन हो गया होता है यहाँ, तो पहचान लेते हैं, टीचर तुरंत पहचान लेता है कि मेरा बच्चा लर्निंग फेज के किस में है। हो सकता है कि वो अडल्ट फेज के अंदर है लेकिन चाइल्ड फेज में बैठा है। अपन एक बात ध्यान रखना, जब हम किशोर अवस्था में बच्चों को कई बार मैं पढ़ाती हूँ तो 10% बच्चे ही फोकस हो पाते हैं कई बार, तो 90% बच्चों के विचार कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। उस टाइम में मेरा कर्तव्य बनता है कि उनकी हेल्थ डांटने की बजाय, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है काउंसलिंग नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से,